अभी अभी कैथरीन और अभिजीत में घमासान हो चुका था। अभिजीत तैश में आकर दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर बाहर जा चुका था और कैथरीन चाय का खाली प्याला हाथ में थामे बुत बनी बैठी थी। उसका दिमाग एकदम शून्य पड़ गया था। इस अप्रत्याशित प्रहार से वह एकदम बौखला गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभी उसे यूं छोड़ जाएगा। एक ही झटके में उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। कैसी विडंबना थी कि जो व्यक्ति उसकी मर्जी के बिना एक कदम भी ना उठाता था, वह उसे आज यूं ठुकरा कर चला गया था। जो पुरुष उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, उसे अब उसकी शक्ल तक देखना भी गवारा न था। अभी में यह बदलाव धीरे धीरे आया था। पहले उसकी दिनचर्या बदली थी। डार्लिंग, अभी ने कहा, हमारा रविवार का पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल। मुझे कुछ छात्रों के शोध कार्य जांचने हैं, उनका मार्गदर्शन करना है। ठीक है, उसने सिर हिलाया। यह सब तो एक कॉलेज के प्रोफेसर की कार्यशैली में शामिल ही था। इसमें कोई नई बात न थी। फिर नित्य नए बहाने बनने लगे। आज स्टाफ मीटिंग है तो आज कुछ और। इस पर भी उसे कोई शक नहीं हुआ। पर एक दिन उसने अभिजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया। कैथरीन अपनी अमेरिकन सहेली डोरिस के साथ सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही थी कि डोरिस ने उससे कोसते हुए कहा, उधर देख, तेरा मियाँ बैठा है वहाँ उस कॉफ़ी शॉप में। और यह उसके साथ कौन है भाई? यह तो कोई स्टूडेंट दिखती है, पर इन्हें देखने से तो नहीं लगता कि यह पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं। कैथी, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। सच तो यह है कि मैंने एक उड़ती हुई खबर सुनी थी कि मेरे पति का किसी छात्रा के साथ चक्कर चल रहा है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। कैथरीन का चेहरा फक पड़ गया था। कैथी, तूने गौर किया किस तरह ये दोनों दिन दुनिया से बेखबर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे प्रेमी हो। मुझे तो आसार अच्छे नजर नहीं लगते। कैथी, तू अपने पति की लगाम कसकर रख, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कैथरीन गुस्से से होठ चबाते हुए बोली, आने दो अभी को घर पर। आज उसकी ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसे अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं। इस तरह खुले आम दिन दहाड़े अपनी छात्रा के साथ रोमांस लड़ाने का क्या मतलब? आज मैंने तुम्हें नॉर्थ मॉल में देखा। वह लड़की कौन थी जिसके साथ तुम बैठे कॉफी पी रहे थे? कैथरीन ने सवाल दागा। अभी चौकन्ना हो गया। वह तो सुहानी है, मेरी एक स्टूडेंट, शोध कार्य कर रही है और जब तक मुझसे मदद मांगने आ जाती है। लेकिन यह काम कॉलेज में या अपने घर में भी तो हो सकता है। तुम जानते हो, पब्लिक प्लेस में तुम्हें किसी लड़की के साथ देखकर लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। ओह, अभी ने मुंह बिचकाया। लोगों का क्या, उन्हें तो तिल का ताड़ बनाने में देर नहीं लगती। और तुम भूल रही हो कि यह अमेरिका है, इंडिया नहीं। यहाँ लड़का लड़की साथ बैठे हो तो कोई परवाह नहीं करता। सो तो है, पर फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। वह खोद खोद कर अभी से सवाल पूछती रही। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई।
अब असली बात सुन ही लो तो बेहतर है। मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाह रहा था और सही मौके की तलाश में था। मैं और सुहानी एक दूसरे को चाहते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उसे एक झटका लगा। यह क्या कह रहे हो अभी? ये क्या तुम्हारी प्यार करने की उम्र है? प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, अभी ने कहा। ठीक है, पर जरा अपनी मान मर्यादा का तो ख्याल करो। वह लड़की तुमसे उम्र में करीब 20 साल छोटी है। इससे क्या होता है? अभी पागल ना बनो। उसने उसे प्यार से समझाना चाहा, पर अभिजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। ठीक है, कैथरीन ने मौके की नज़ाकत समझते हुए हथियार डाल दिए। उसने स्थिति से समझौता करने की सोची। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। तुम उस लड़की के प्रति आकर्षित हो और वह भी तुम्हें शह दे रही है। हमारी शादी को 14 साल हो गए और हो सकता है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नयापन चाह रहे हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारी इस शारीरिक कमजोरी को, इस गलती को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हूँ। अब यह नादानी छोड़ो और उस मुई सुहानी को अलविदा कहकर मेरे पास वापस आ जाओ। नहीं, हमने तय कर लिया है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? कैथरीन के दिमाग में जैसे एक हथौड़ा लगा। एक बारगी तलाक की मांग तो मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। उसने सोचा, अभी यह तुम क्या कह रहे हो? उसके होठ थर्राए। हमने प्रेम विवाह किया था, इतने साल साथ बिताए हैं। क्या यह बात तुम्हारे लिए कोई माने नहीं रखती? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरा इरादा अटल है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, बस। मैं और सुहानी शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। अभी उसके मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली, पर अभी कहाँ पसीजने वाला था। कैथरीन के गिड़गिड़ाने और उसके आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह टुकुर टुकुर देखती रही और अभिजीत एक छोटी अटैची में अपना सामान भरकर चला गया। अब क्या करे वह? उसने अपने से सवाल किया। इस देश में यह सब होता ही रहता है। रोज जोड़े बदलते हैं, मानो जुराब के जोड़े हो। शादी के बंधन की कोई मान्यता ही न थी। मन भर गया तो अलग हो गए। आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ। अब वह भी उस जमात में शामिल हो जाएगी। तलाकशुदा परित्यक्ता पति की ठुकराई हुई, अकेली, गतिहीन, एक बिना मस्तूल की नाव की तरह डूबती उतराती। कल तक उसकी सखी सहेलियां उससे रश्क करती थी। आपस में बातें करते हुए वह कहती, कितना सीधा पति मिला है कैथरीन को। उसके इशारे पर नाचता है। सबसे बड़ी बात यह कि वह कैथी को छोड़ किसी और की तरफ देखता भी नहीं। भाई कैथरीन, हमें भी यह गुर बताओ कि अपने पति को कैसे वश में रखा जाता है। कैथरीन हंस देती। मेरा मियाँ शादी से पहले अपनी माँ का पल्लू थामे रहता था, अब मेरे आंचल से बंधा हुआ है। ये सब ठाका लगा कर हंसती और कैथरीन फूले न समाती, पर पलक झपकते ही उसका नीड बिखर गया था। उसके सपनों का महल ताश के पत्तों सा भर भरा कर गिर गया था। अब क्या करे वह? इंडिया चली जाए, पर वहाँ उसके लिए कौन बैठा था? एक माँ थी जो कभी की चल
बसी थी और ससुराल में उसके लिए कोई जगह न थी। उसे अभी के शब्द याद आए, मैं सुहानी के बिना जी नहीं सकता। वह विद्रूप सी हंसी हंसी। यही सब तो अभी ने एक दिन उससे भी कहा था। कैथरीन अचानक पिछली यादों में खो गई। वह उस समय सुहानी की उम्र की ही थी। कॉलेज में पहले ही दिन उसकी सहेलियों ने उससे कहा, तुझे खुश होना चाहिए कि तू इंग्लिश में ऑनर्स कर रही है और तेरा प्रोफेसर है अभिजीत अय्यर। क्यों, कोई तोफ है वह? उसने लापरवाही से कहा, अरे तू उसे देख लेगी तो अपने होश खो बैठेगी। कितना हैंडसम है वह, फिल्म स्टार है क्या? अरे फिल्म स्टार से भी बढ़कर है। फिल्म स्टार में सिर्फ शक्ल होती है, इसमें शक्ल और अक्ल दोनों है। कॉलेज की लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराती हैं, पर वह है कि किसी को घास नहीं डालता। क्यों भला उसे कुतूहल हुआ। क्या बताएं, बड़ी ही रूखा है, एकदम नीरस, घुन्ना, बस यूं समझो कि किताबी कीड़ा है। नाक की सीज में क्लास में आता है और पढ़ा कर चला जाता है। ना किसी से लेना ना देना, किसी लड़की की ओर ताकता भी नहीं। अच्छा हाँ, हम सब कोशिश करके हार गई, किसी को लिफ्ट नहीं देता। बड़ी टेढ़ी खीर है। अभी उसका पाला कैथरीन नामक लड़की से नहीं पड़ा है। वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, इतना गुमान है अपने रंग रूप पर। मैं शर्त बनती हूँ कि तू उससे है डिगा नहीं सकेगी। मुंह की खाएगी और अपना सा मुंह लेकर आएगी। शीला ने कहा, लगी शर्त? मैं दावे से कहती हूँ कि स्टार एयर खत्म होते प्रोफेसर साहब मेरा जेब में होंगे। अगर जीत गई तो तुम्हें मुझे ताज होटल में दावत देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को चौपाटी पर चाट खिलाऊंगी। डन। उन्होंने पर पस्त हाथ मिलाया। अब ऑपरेशन अय्यर शुरू हुआ। कैथरीन जानबूझकर अभिजीत का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती। वह क्लास में कोई सवाल पूछता तो झट अपना हाथ उठा देती, उसके सवालों का उल्टा पुल्टा जवाब देती। बाकी विद्यार्थी हंसते और अय्यर खिलखिलाता उसे अपने चश्मे के अंदर से घूरता। क्लास में देर से आती ताकि अभिजीत का ध्यान उसकी तरफ खींचे। जब उसने सुना कि अभिजीत शेक्सपियर के एक नाटक का निर्देशन करने वाला है तो झट नाटक में भाग लेने पहुंच गई। उसके बाद वह उसके पास जब तक अपने प्रश्नों के समाधान के लिए पहुंच जाती। एक दिन उसने केक का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए सर, यह क्या है? आज मेरा जन्मदिन है। यह मेरी माँ का बनाया हुआ केक है जो उन्होंने गोवा से भेजा है और मैं आपके लिए लाई हूँ। ओह धन्यवाद। उसने केक का टुकड़ा मुंह में भर लिया। दूसरे दिन वह गेट के बाहर निकली तो अभिजीत ने उसे अपनी कटरा कार से आवाज दी, सुनिए मिस कैथरीन। कैथरीन ने चौंकने का नाटक किया। ओह सर, आप हैं? कहिए, मुझसे कोई काम था? हाँ, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया था। उसने गुच्छा आगे किया। तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ओह, वह हर्ष से किलकी, कितने सुंदर फूल हैं, वे भी लाल गुलाब के, जो मुझे बेहद पसंद है। क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? अभी ने झिझकते हुए कहा। ओह शुक्रिया सर, पर आपको मेरी वजह से परेशानी होगी।
मैं मरीन ड्राइव पर लेडीज हॉस्टल में रहती हूँ। मैं मलाबार हिल पर रहता हूँ। आपको रास्ते में छोड़ता चला जाऊँगा। ओह, मलाबार हिल तो बड़ा शानदार एरिया है। वहाँ चीफ मिनिस्टर की कोठी और उद्योगपतियों के बंगले हैं। हाँ, उन्हीं बंगले के बीच मेरा किराए का मकान है, जो जीर्ण शीर्ण और शायद 100 साल पुराना है। गगनचुंबी चमचमाती इमारतों के बीच एक धब्बे जैसा, उसमें मेरे बाप दादा आकर बस गए थे। मैं अपने सम्मिलित परिवार के साथ वहाँ रहता हूँ। सम्मिलित परिवार के माने मैं, मेरे माता पिता, मेरी जो छोटी बहनें, एक विधवा बुआ, उनके 2 बेटे, एक दादी व एक नानी, इतने सारे लोग एक साथ। उसने अपना सिर थाम लिया। मेरा मतलब, मुझे देखिए सर, मेरा इस दुनिया में एक माँ को छोड़कर और कोई नहीं है। भाई बहन का ना होना मुझे बहुत खलता है। क्या तुम अभी मेरे परिवार से मिलना चाहोगी? अवश्य, जब आप कहें। यहाँ गाड़ी रोक दीजिए। इन फूलों के लिए अनेक धन्यवाद। बाय द वे सर, क्या आप जानते हैं कि लाल गुलाब प्यार का प्रतीक होता है? अच्छा, यह बात मैं नहीं जानता था। हाँ, लाल गुलाब खासकर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके लिए मन में प्यार हो, मसलन प्रेयसी या पत्नी। वह उसकी और विमूढ़ सा देखता रह गया। कैथरीन खिलखिलाते हुए हॉस्टल के गेट के अंदर दाखिल हो गई। उसकी सहेलियों ने उसे ताज होटल में खाना खिलाया और बीए की परीक्षा पास करके वह निकली तो दीक्षांत समारोह के दिन उसके एक हाथ में कॉलेज की डिग्री थी और दूसरे हाथ की उंगली में अभिजीत की दी हुई सगाई की अंगूठी झिलमिला रही थी। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने जाना कि अभी के माता पिता उन दोनों की शादी के खिलाफ है। क्या इस पूरे शहर में तुझे इसे छोड़ और कोई लड़की नहीं मिली? माँ बाप ने लथाड़ा, हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और वह क्रिश्चियन, कैसे जमेगा हमारे खान पान रहन सहन में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी ने अपने पिता को किसी तरह समझा बुझा लिया था, पर माँ अड़ के बैठी थी। अरे सिर्फ सुंदर और पढ़ी लिखी होने से क्या होता है? उन्होंने बहस की थी। शादी के लिए लड़की का कुल गोत्र और खानदान देखा जाता है, कुंडलियाँ मिलाई जाती है। क्या हम नहीं जानते कि ईसाई लोग क्या हैं? ये पिछड़ी जाति के लोग पहले अंग्रेजों के यहाँ बैरा और बावर्ची का काम किया करते थे, फिर बपतिस्मा पढ़कर ईसाई बनकर अंग्रेजों के बराबर कुर्सी पर जा डटे। इन्हें हम काले साहब कहा करते थे, पर यह लोग अपने को अंग्रेजों से कम नहीं समझते थे। यह सब कैथरीन ने सुना तो तिलमिलाकर बोली, अपनी माँ से कहो कि मेरे दादा अंग्रेज थे और मेरी दादी ब्राह्मण। उनका प्रेम विवाह हुआ था। मेरी माँ के पूर्वज पुर्तगाली थे। छोड़ो यह सब, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं शादी करूँगा तो केवल तुमसे। आखिर मैं अपनी माँ का इकलौता लाडला बेटा हूँ और यह घर भी मेरी बदौलत चलता है, इसलिए माँ को मेरी बात माननी ही पड़ी। शादी के बाद हनीमून मनाकर वे घर में दाखिल हुए तो कैथरीन की सास जानकी ने उससे कहा, देखो कैथरीन, अब तुम इस घर की बहू हो, पर एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ।
मेरी रसोई में प्रवेश न करना। मेरी सास छुआछूत बहुत मानती है और किसी का छुआ नहीं खाती। जी, कैथरीन बोली, पर उसका सर्वांग सुलग उठा। एक बात और, सवेरे जब उठो तो अपनी नाइटी बदल कर सलवार कमीज या साड़ी पहन कर बाहर आना। घर के बड़े बूढ़ों का थोड़ा बहुत लिहाज तो करना ही पड़ेगा। जी, कैथरीन बोली। उसने मन ही मन अपने दांत पीसे। घर में घुसते ही इतनी हिदायतें हैं, बंदिशें। घर भी क्या था, एक खंडहर बरंग दीवार, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ, दड़बे जैसे कमरे। उसे और अभी को सबसे अच्छा कमरा दिया गया था। कमरा क्या, एक कोठी थी। एक बार उसे बहुत अखरती थी। देर रात तक घर के लोग जागते रहते थे। अभी के पिता दमे के मरीज थे और निरंतर खांसते रहते थे। सवेरे 5 बजे सास उठ जाती और किचन में खटर पटर करने लगती। अभी कैथरीन को अपनी बाहों में लेता तो वह उससे परे धकेलती। रुको अभी, घर में सब जाग रहे हैं तो क्या हुआ? हम पति पत्नी हैं और अपने कमरे में बंद है। हमें किसी से क्या लेना? नहीं, मुझे शर्म आती है। ओहो, ये क्या गंवारों जैसी बातें कर रही हो? कम ऑन यार, वक्त जाया ना करो, मेरी बाहों में आओ। आज रविवार है, अभी ने कहा तो आज का दिन तुम्हारे नाम। हम पूरा दिन साथ बिताएंगे। पहले एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में तुम्हें खाना खिलाएंगे, उसके बाद पिक्चर देखेंगे और शाम को पार्क में टहल कर घर लौटेंगे। कैथरीन उससे लिपट गई। ओह अभी, तुम कितने अच्छे हो। पार्क में बैठे बैठे उसने अभी के कंधे पर सिर रख दिया। अभी, आज का दिन कितना अच्छा गुजरा। काश हमें एकांत खोजने के लिए घर से बाहर न जाना होता। क्यों अभी, क्या हम अलग मकान में शिफ्ट नहीं कर सकते? छोटा सा एक बेडरूम वाला, किराए का ही सही। यह कैसे संभव है डार्लिंग? 2 घर चलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं, और मैं एक एक पैसा अपनी बहनों की शादी के लिए जोड़ रहा हूँ। किराए के घर के लिए भी डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ती है, वह कहाँ से लाएंगे? ओह, कैथरीन ने एक ठंडी सांस भरी। तो सारा खेल पैसों का है। अगर उसका बस चलता तो वह अभी के परिवार को घर से चलता कर देती। घर मकान मालिक को लौटाकर बदले में एक मुश्त पैसे लेकर एक अलग घर बसाती, जहां वह और अभी आनंद से रहते। पर यह सब एक आकाश कुसुम जैसा था। तो कम से कम मुझे ही कोई नौकरी कर लेने दो, उसने कहा। घर पर तो अम्मा मुझे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती और मैं दिन भर बैठी बोर होती रहती हूँ। तुम नौकरी करोगी? हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने सेक्रेटरी का कोर्स भी किया हुआ है। उस रोज मेरी सहेली शीला मिली थी। वह बता रही थी कि वर्ली में एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है। वेतन भी ठीक है और काम भी हल्का है। क्या कहते हो? ठीक है, तुम्हें जचे तो कर लो। कैथरीन अपनी नई नौकरी पर गई तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसके सहकर्मी बड़े मिलनसार थे, पर अपने बॉस चौधरी को लेकर वह तनिक उलझन में पड़ गई। उसके बॉस जरा रंगीन मिजाज के थे। उसकी आदत भी कि दफ्तर में घुसते ही स्टाफ की लड़कियों को छेड़ते, उनसे चुहल करते, सबसे हाय हेलो करते। वे कैथरीन की मेज पर रुकते,
उससे थोड़ी देर बतियाते, फिर अपने कैबिन में दाखिल होते। इस रोमियो से जरा बचकर रहना, उसे उसके सहकर्मियों ने आगाह किया। यह सब लड़कियों से फ्लर्ट करता है। उसने करीब आने की कोशिश करता है। इससे दूरी बनाए रखना। एक दिन चौधरी ने उसे बुलाया। मिस कैथरीन, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने सेक्रेटरी का कोर्स किया हुआ है। मेरी स्टेनो छुट्टी पर गई हुई है। अगर कुछ दिन तुम उसका काम भी संभाल लो तो मैं तुम्हारा आभारी होऊंगा। भला वह कैसे इनकार कर सकती थी जब तक उसका इंटरकॉम बज उठता। कैथरीन, मेरे कैबिन में आना, एक लेटर डिटेक्ट करना है। एक बार तो वह लिफ्ट से नीचे जा रही थी कि चौधरी भी लिफ्ट में आ गया। तुम घर ही जा रही हो ना? कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। लेकिन चौधरी ने उसकी एक न सुनी। यहाँ तक तो ठीक था, पर एक दिन लिफ्ट में उसे अकेली पाकर चौधरी ने उसे चूम लिया। वह हड़बड़ा गई। सॉरी डियर, तुम जब मुस्कुराती हो तो तुम्हारे गालों में जो गड्ढे पड़ते हैं वे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं खुद को रोक न सका। चौधरी ने सफाई दी। वह कैंटीन में बैठी घर से लाया हुआ सैंडविच खा रही थी कि उसके सहकर्मियों ने प्रवेश किया। हेलो कैथरीन, कैसा चल रहा है? ठीक है, क्या बात है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। शुक्ला ने कहा, लगता है अपने दिलफेक आशिक ने कोई गुस्ताखी की है। कैथरीन की आंखों में आंसू छलक आए। मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी, वह बोली। तुम क्यों नौकरी छोड़ोगी? नौकरी तो उसे छोड़नी होगी। हाँ, हम सब उसके बर्ताव से तंग आ गए हैं। बनर्जी ने कहा, हम उसे ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि वह दोबारा कभी लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। हमने एक प्लान बनाया है, गुड बोले ने कहा। तुम साथ दो तो ही इसे अंजाम दिया जा सकता है। क्या मतलब? उन्होंने उसे बताया। वह सोच में पड़ गई। ओह, मुझे नहीं लगता कि मैं यह सब कर पाऊंगी। वह बोली, सोच लो, हम तुम्हें इस काम के लिए 2 लाख रुपये देंगे। 2 लाख? वह चकित हुई। हाँ, हमने ये रुपया चंदा मांगकर इकट्ठे किए हैं। हम किसी भी कीमत पर चौधरी को यहाँ से भगाना चाहते हैं। उसने मेरी बहन का जीवन बर्बाद कर दिया। वह इसकी टुकड़ी टुकड़ी बातों में आ गई और इसे दिल दे बैठी। वह सोचती थी कि यह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा, पर इसने उसे धोखा दिया। मेरी बहन अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, लेकिन इस काम में बड़ा जोखिम है। उसने आपत्ति की। बिल्कुल नहीं, बात हम चारों के बीच रहेगी। किसी और को कानो कान खबर भी न होगी। सोच लो, 5 मिनट के काम के लिए 2 लाख मिल रहे हैं। वह उधेड़-बुन में पड़ी रही। बड़ी विषम परिस्थिति थी। पैसा उसकी कमजोरी था। इतने सारे पैसे हाथ आ गए तो उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। वह और अभी एक अलग मकान किराए पर ले लेंगे और जिंदगी का भरपूर आनंद उठाएंगे। काफी सोच विचार के बाद उसने निश्चय कर लिया। हमेशा की तरह चौधरी ने उसे बुलाया। वह सॉल्डरहेड की नोटबुक लेकर गई। फिर चौधरी ने साथ कॉफ़ी पीने की फरमाइश की। वह उसे कॉफ़ी का प्याला थमा रही थी कि प्याला छलक गया और गर्मा गर्म कॉफ़ी उसके हाथों पर गिर गई। प्याला उसके हाथ से छूटकर
छन से जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से चीखें निकली, अरे जरा सी कॉफी ही तो गिरी है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, चौधरी ने कहा। पर उस पर तो जैसे पागलपन सवार हो गया था। वह फिर जोर से चीखी, क्या हुआ, हाथ जल गया क्या? देखूं तो चौधरी ने उसका हाथ थामा। उसने उसका हाथ झटक दिया, मुझे हाथ मत लगाना, मुझसे दूर रहो, बदमाश कहीं के। चौधरी हक्का बक्का रह गया। यह क्या बक रही हो तुम, होश में तो हो? तभी अचानक कैबिन का द्वार खुला और 4 लोग अंदर घुस आए। क्या बात है, ये हंगामा कैसा है? कैथरीन उन लोगों को देखकर रोते हुए बोली, इस आदमी ने मुझे रेप करने की कोशिश की। चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। यह झूठ है, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। इसने मुझसे हाथापाई की, मुझे अपनी बाहों में लेना चाहा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। झूठ, सरासर झूठ। चौधरी ने सिर हिलाया। कैथरीन फूट फूट कर रोने लगी। कैबिन में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ के हाथों में कैमरे थे, वे धड़ाधड़ तस्वीरें ले रहे थे। दरअसल वे टीवी और अखबार वाले थे। हमने पुलिस को खबर कर दी है। किसी ने कहा, नहीं, पुलिस मत बुलाओ। चौधरी गिड़गिड़ा रहा था। आप लोग जानते हैं कि यह इल्जाम सरासर झूठा है। आप जो चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इज्जतदार आदमी हूँ। कैथरीन जब घर पहुंची तो घर के लोग टीवी के इर्द गिर्द बैठे थे। अभी का चेहरा उतरा हुआ था। यह सब क्या है? अभिजीत ने पूछा। अभी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरा बॉस बेहुदा हरकतें करता रहता है। आज वह सारी हदें पार कर गया। यह खबर और तुम्हारी शक्ल आज सैकड़ों लोग ने टीवी पर देखी होगी। मेरी तो इज्जत उतर गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कल कॉलेज में लोग तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अभी ने अपना सिर थाम लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, जाहिर है मैं अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मुझे अमेरिका के एक ऑफर आया है विजिटिंग प्रोफेसर की जॉब के लिए। हम वहीं चलेंगे। और तुम्हारा परिवार, मैं उन्हें हर महीने पैसे भेजता रहूँगा और साल में एक बार आकर उनकी खोज खबर लेता रहूँगा। प्लेन में बैठी कैथरीन बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने मन की मुराद पा ली थी। वह अपनी ससुराल के घुटन भरे माहौल से निकल आई थी। उसने अभी को देखा जो मुंह लटकाए बैठा था। उसे अपने घर वालों से बिछड़ने का बहुत दुख था। कैथरीन ने उसके कंधों को घेरते हुए उसकी दिल जोई की। उदास क्यों होते हो डार्लिंग? तुम अपने परिवार के भले के लिए ही तो विदेश जा रहे हो। अमेरिका में मैं भी कोई नौकरी कर लूँगी। हम दोनों जन मिलकर कमाएंगे। मेरे पैसों से घर चलेगा और तुम अपने पैसे घर वालों के लिए जमा करते रहना। अभी ने उससे स्नेह सिक्त आंखों से देखा, फिर बोला, तुम मेरे लिए ये सब करोगी? क्यों नहीं, बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे सुख दुख की साथी। अभी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाया, उसे चूमा। वह भाव विभोर हो गया था। ओ कैथरीन, आई रियली लव यू। तुम कितनी भली हो। तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। कैथरीन खुशी से भर उठी। वह अभी के ऊपर सिर्फ अपना अधिकार चाहती थी। अभी उसके रूप का दीवाना तो था ही, पर
वह चाहती थी कि उसका पति सिर्फ उसी का होकर रहे। वह अपने घर वालों को भुलाकर केवल उसकी ही माला जपे। अमेरिका में आकर उसे ऐसा लगा जैसे वह एक निराली दुनिया में आ गई है। उसे और अभी को रहने के लिए एक सुंदर सा बंगला मिल गया। कैथरीन ने एक डिपार्टमेंट स्टोर में सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली और वहीं उसकी कुछ गहरी दोस्त बन गई। वे लंच टाइम में साथ बैठकर गपशप करती। अभी अपनी नौकरी में व्यस्त रहता, पर जब भी अपने घर वालों से फोन पर बात करता तो बहुत उदास हो जाता। एक दिन कैथरीन ने उसे बियर का गिलास थमाया। यह क्या? तुम तो जानती हो कि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन यह शराब नहीं है। इससे नशा बिल्कुल नहीं होता। कम और डियर, मुझे कंपनी देने के लिए ही सही एक आध घूर तो पियो, गम भुलाने के लिए। अभी ने बियर पी तो ली, मगर धीरे धीरे उसे इसकी लत पड़ गई। बियर से नशा चढ़ना कम हुआ तो शराब का सहारा लिया। कैथरीन भी उसका साथ देती। समय बीतता गया। कुछ ही साल में अभी ने अपनी बहनों की शादी कर दी। उसकी दादी नानी वह पिता एक के बाद एक चल बसे। बुआ के बेटों की नौकरी लग गई और वे अपनी माँ को लेकर चले गए। अभी को माँ की चिंता लगी। माँ का अमेरिका आने का बिल्कुल मन न था। कुछ साल वे बेटियों के घर पर रही। जब बहुत अशक्त हो गई तो उन्होंने बेटे को पत्र लिखा कि अब खाना बदोशों की तरह इधर उधर भटका नहीं जा रहा। शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे की गोद में सिर रखकर मरूं। इसलिए मैंने अमेरिका आने का फैसला कर लिया है। अभी खुशी से नाच उठा, पर कैथरीन चिंतित हो गई। उसने अपनी सहेलियों को यह समाचार दिया तो वे सब एक सुर में बोली, अरे कैथरीन, अपनी सास को बुलाने की गलती न करना, वरना पछताएगी तू। अपनी नौकरी करेगी, घर संभालेगी, यह बीमार सास की सेवा टहल करेगी। कैथरीन ने मन ही मन तय कर लिया कि यदि अभी की माँ यहाँ आ धमकी तो वह उनसे साफ शब्दों में कह देगी कि अम्मा, यह मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मैं अपने घर में जो चाहे करूँ, जो चाहे पकाऊँ खाऊँ, जो चाहे पहनूँ। मिनी स्कर्ट या टॉपलेस, मुझे पूरा हक है। पर इसकी नौबत ही नहीं आई। कुछ ही दिनों में अभी को समाचार मिला कि उसकी माँ का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। फूट फूट कर रोता अभी अपने आप को कोसता रहा। अब मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, बहुत अकेलापन महसूस होता है। वह बोला, ऐसा मत कहो डार्लिंग, कैथरीन ने उससे लिपट कर कहा। हमने यहाँ आकर कौन सी जायदाद खड़ी कर ली? अपने परिवार से दूर बेगानों की तरह पड़े हैं, दिन भर जानवरों की तरह खटते हैं। क्यों करते हैं हम इतनी दौड़ धूप, इतनी मेहनत मशक्कत किसके लिए करते हैं? मुझे तो लगता है कि अब हमारा एक बच्चा होना चाहिए। बिना बच्चे के घर सूना लगता है। तुम ठीक कहते हो। दूसरे दिन कैथरीन ने अपनी सहेलियों से कहा, मेरा पति चाहता है कि हमारा एक बच्चा हो, और तू क्या चाहती है? डोरिस ने पूछा। मैं अभी से यह जंजाल पालना नहीं चाहती। बिल्कुल ठीक। बच्चा होने के बाद औरत घर से बंध कर रह जाती है।
उसका बदन ढीला पड़ जाता है। मर्दों का क्या जाता है, बस हुक्म चला दिया कि एक बच्चा होना चाहिए। आफत तो हम औरतों की होती है। जरा सोचो, शिशु को 9 महीने कोख में रखो, प्रसव पीड़ा सहो, मर मर कर उसे पालो, और जब वह बड़ा हो जाए और मुंह फेर कर चल दे तो कुछ न कर सको। होता तो यही है, बच्चे पीछे मुड़कर देखते भी नहीं कि माँ बाप जी रहे हैं कि मर गए। माँ बाप बूढ़े और लाचार हो गए तो उन्हें वृद्धाश्रम में डालकर सोचते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया। ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद ही भले। हाँ, रूबी ने डोरिस की हाँ में हाँ मिलाई। घर घर की यही कहानी है, लेकिन वे भी क्या करें, यहाँ एक आदमी की तनख्वाह से गुजारा होता नहीं। मियाँ बीवी दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। माँ बाप की देखभाल करना उनके लिए मुमकिन नहीं, इसीलिए वृद्धाश्रम की शरण लेते हैं। इस देश की यही प्रथा है। हमारी युवा पीढ़ी तो हमसे भी एक कदम आगे है। उनकी तो शादी की संस्था में भी आस्था नहीं है। किसी से प्रेम हुआ तो साथ रहने लगे, तकरार हुई तो अलग हो गए, बच्चों की चाह हुई तो ही शादी करते हैं, नहीं तो वे सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। भरपूर ऐश करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाते हैं। यही तो सही अंदाज है जीने का। लेकिन इधर मेरा पति बच्चे के लिए मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कैथरीन मुंह बनाकर बोली, उसे बहलाना कौन सी बड़ी बात है। तू चुपचाप गर्भ निरोधक गोलियां खाती रह, उसे पता भी न चलेगा। अब तुझे इतनी सी बात भी समझानी पड़ेगी क्या? डोरिस बोली, मेरी मान तू अपने पति को एक कुत्ते का पिल्ला भेंट कर दे, उसका दिल लग जाएगा। किस्सा खत्म। रूबी बोली तो सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। दिन अच्छे भले गुजरते जा रहे थे। कैथरीन अपनी ही दुनिया में मस्त थी। तंद्रा भंग होते ही कैथरीन अभी और सुहानी के बीच जो खिचड़ी पक रही थी उसके बारे में सोचने लगी। उसे बिल्कुल भी इस स्थिति का अंदाजा न था। अभी ने सासा तलाक का नाम उछालकर उसे सख्ते में डाल दिया था। अभी का हाथ थामकर वह अपने परिवार से दूर, अपने देश को छोड़ इतनी दूर चली आई थी। उसी अभी ने उसे बीच भंवर में लाकर उससे किनारा कर लिया था। कहा गए उसके लंबे चौड़े वादे, आज जन्म में साथ निभाने की कस्में। एक क्षण में उसका प्यार काफूर हो गया था। उसे अपने हाल पर रोना आया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे यह सजा मिली। उसने सोचा, उसके मन ने उसकी ही भर्त्सना की। क्या उसने चौधरी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बेइज्जत नहीं किया? उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया? उसका पारिवारिक सुख चैन नष्ट नहीं किया? उसने सुना था कि चौधरी की पत्नी ने उसे तलाक दे दिया था। यह सब मेरी वजह से हुआ। उसने अपने आप को धिक्कारा। उसे बाद में जाकर पता लगा था कि दफ्तर में कुछ लोगों की चौधरी से दुश्मनी थी। उन्होंने जानबूझकर उससे सरेआम बेइज्जत करने का प्लान बनाया था और इस काम के लिए कैथरीन को मोहरा बनाया गया था। चंद रुपयों की खातिर मैंने ऐसा किया। उसने सोचा, आज मेरे पास पैसा है पर मन की शांति नहीं। मैंने किसी और का घर उजाड़ कर अपना आशियाना बसाना चाहा था।
आज मेरे पास घर है पर घर वाला जा चुका है। कैथरीन ने चारों तरफ नजरें घुमाई। शाम के झुटपुटे में उसका घर उजड़ा हुआ लग रहा था और उसके अंतर्मन में एक गहन सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके मन से एक ओह निकली। उसका इतनी लगन से सजाया घर आज सूना पड़ा था। अब उसे इस घर में अकेले रहना था, बिल्कुल अकेले।